नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आप सबको क्या बताऊं। शायद इस खुशी का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जब आपकी सबसे प्यारी या सबसे पसंदीदा चीज़ आपको मिलती है तो जिस तरह से आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और खुशी आ जाती है, वैसे ही आप सबके कमेंट्स को पढ़कर मेरे भी चेहरे पर वही खुशी और वही चमक नज़र आती है। आप सबके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मुझे पता चलता है कि मेरे सारे दोस्त भी मुझसे उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे मैं उनसे करती हूँ। आप सबके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और आप सब से मैं आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। और मेरे कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम है रूबी जी, नवीन शर्मा जी, अमित जी, संजू शर्मा जी, नंद किशोर जी, चिन्मय त्रिपाठी जी। आप सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की इस कहानी की तरफ। आज की कहानी है प्रतीक की। प्रतीक जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे था। अच्छे डेजिग्नेशन का मतलब आप ये भी लगा सकते हैं कि वो वहाँ का इतना सीनियर पर्सन था कि उसके अंडर बहुत सारे लोग काम किया करते थे। प्रतीक नेचर से काफ़ी गंदा, बुरा, धूर्त, झूठा, बहुत ही गंदी सोच वाला इंसान था। गंदी सोच वाले इंसान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस बारे में आपको बताना चाहती हूँ। उसकी नीयत लड़कियों को लेकर, खासकर जो उसकी जूनियर्स हुआ करती थीं, उनको लेकर कभी भी अच्छी नहीं थी। प्रतीक हमेशा से लड़कियों के मामले में उसका कैरेक्टर काफ़ी बुरा रहा था। उसने कॉलेज में भी बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत किया था, लेकिन यहाँ इस कंपनी में उसे किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ज़्यादातर लड़कियों को वो काम से निकालने की धमकी देकर और भी कई सारी चीज़ों से डरा कर धमका कर वो चुपचाप जिस लड़की को चाहता उस लड़की का फ़ायदा उठा लिया करता था। लड़कियां भी चुपचाप जब तक पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती तब तक वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करती, और जब उन्हें ऐसा लगता कि उन्हें यहाँ से बेहतर कहीं और कोई काम मिल रहा है या पैसे मिल रहे हैं तो वो इस काम को छोड़कर चली जाया करती थीं। प्रतीक ने शुरू में तो सिर्फ लड़कियों का फ़ायदा खुद ही उठाया, लेकिन धीरे धीरे लड़कियों के कुछ ना बोलने की वजह से, आवाज़ ना उठाने की वजह से प्रतीक अब इतनी ज़्यादा गंदी हरकतों पर उतर आया था जिसका अंदाज़ा भी इन बेचारी लड़कियों को शायद नहीं था। प्रतीक ने धीरे धीरे उन लड़कियों को अपने क्लाइंट्स के सामने परोसना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो छोटे स्केल पर ही सही लेकिन उन लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाने लगा। प्रतीक को अब इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आने लगा था। बिना किसी मेहनत के सिर्फ लड़कियां इधर से उधर करने पर उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। वो लड़कियों का फ़ायदा किस तरीके से उठाना है ये बात बहुत अच्छे से जानता था, और ज़्यादातर वो उन्हीं लड़कियों को नौकरी पर रखा करता था जिनसे इंटरव्यू के दौरान उसे पता चलता कि वो काफ़ी गरीब, मजबूर और बेचारी लड़कियां हैं, और उन लड़कियों का फ़ायदा उठाना इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था।
धीरे धीरे ये काम करते करते लगभग 5 साल निकल चुके थे और प्रतीक ने अब इसी काम के थ्रू इतने पैसे बना लिए थे जितना कि उसने कभी आज तक अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। और प्रतीक फिर भी इस नौकरी को नहीं छोड़ता था। वो इस नौकरी को छोड़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसके इस बड़े काम के लिए कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तो यही नौकरी ही थी। वो यहीं से लड़कियों को उठाता और उनका फ़ायदा उठाया करता था। ऐसे ही अब प्रतीक की शादी तय हुई। प्रतीक ने कभी भी लव मैरिज करने में बिलीव ही नहीं किया और वैसे भी उसकी सोच लड़कियों को लेकर जितनी गंदी थी, उसने कभी भी लड़कियों पर ऐसे भरोसा किया ही नहीं कि कोई लड़की उसके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहेगी या फिर उसका पास्ट में कभी कोई कुछ भी अफेयर या रिलेशन ना रहा हो। प्रतीक ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने का फैसला किया। फिर भी वो ये शादी करना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो लड़कियों को इंसान समझता ही नहीं था और ना ही उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाकर बराबर का दर्जा देने लायक समझता था। प्रतीक ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, प्रतीक के दिमाग में पता नहीं क्यों बहुत सारी बातें चल रही थी क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि आज से पहले प्रतीक ने इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं थी। प्रतीक जब से उसने अपनी पत्नी को देखा था, मतलब होने वाली पत्नी को, उसके दिमाग में बार बार गंदी बातें चल रही थी, जैसे कि इसका तो पहले पता नहीं कितनों के साथ कितना अफेयर रहा होगा, रिलेशंस रहे होंगे, ये लड़की तो कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती है। और भी जो भी चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इतनी गंदी और घटिया बातें मैं यहाँ अपने मुंह से तो आपको बता ही नहीं सकती। प्रतीक ने इस चीज़ को जांचने के लिए अब अपनी पत्नी पर, मतलब होने वाली पत्नी पर जोर बनाना शुरू किया कि वो उससे अकेले में मिले। और उसकी होने वाली पत्नी, जिसका नाम श्रद्धा था, वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से थी। वो लड़की काफ़ी संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में ये सारी चीज़ें अलाउड थी ही नहीं कि वो ऐसे शादी के पहले लड़के से अकेले बाहर कहीं जाकर मिले। श्रद्धा ने फिर भी अपने घर वालों से इस बारे में बात की। उसके घर वालों ने वही जवाब दिया जो कि श्रद्धा को पहले से ही एक्सपेक्टेड था। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। श्रद्धा ने भी ये बात प्रतीक को बताई। प्रतीक अब गुस्सा होकर उस पर चीखने चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारा होने वाला पति, कि तुम मुझसे अकेले मिलो, उसमें भी तुम्हारे इन गंवार माँ बाप और परिवार वालों को ऐतराज़ है। तुम्हें समझ में नहीं आता? अगर मैं शादी तोड़ दूंगा तो क्या करोगे तुम लोग? कहाँ मुंह दिखाने लायक रह जाओगे? और शादी, सगाई, सारी चीज़ें हो चुकी थी। श्रद्धा ने पहले तो अपने माँ बाप के बारे में ऐसे बात करने पर प्रतीक को डांटा, समझाने की कोशिश की। फिर प्रतीक ने अपनी बात को संभालते हुए बातों को बदल दिया। उसने कहा, तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं एक बार तुमसे सामने से मिलकर अपनी कुछ पास्ट लाइफ के बारे में चीज़ें तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो सारी बातें हम दोनों पति पत्नी के बीच में हों तो चलो समझ में आता है। मैं तुम्हारे परिवार वालों के सामने ऐसे अकेले बात नहीं कर सकता। तुम क्यों नहीं समझती हो? मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दो। मैं कुछ नहीं जानता तुम क्या करोगी। तुम झूठ बोलो, तुम कुछ भी करो, लेकिन बस तुम ये चीज़ मैनेज कर लो। श्रद्धा भी बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसे दुनियादारी और ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। श्रद्धा क्या, कोई भी लड़की अगर उसकी जगह पर होती तो शायद अपने होने वाले पति पर ऐसे शक बिल्कुल नहीं करती।
श्रद्धा ने भी वही किया। उसने पहली बार अपने घर वालों से झूठ कहा, बहाना बनाया, और वो बहाना बनाकर उससे मिलने के लिए, मतलब प्रतीक से मिलने के लिए उसके बताए हुए जगह पर पहुंच गई। वो एक होटल रूम था। वहाँ पर प्रतीक उस कमरे में अकेले बैठकर श्रद्धा का इंतज़ार करते हुए ड्रिंक्स ले रहा था। श्रद्धा जब वहाँ पर पहुँची तो उसने कहा, आप ऐसे दिन में भी ड्रिंक करते हैं? आपने तो मुझे कहा था कि आप सिर्फ रात में, वो भी कभी कभी दोस्तों के साथ लेते हैं या फिर मीटिंग में अगर ज़रूरत हो तो। प्रतीक ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना कोई भी रंग तुमसे छुपाना नहीं चाहता हूँ। और ये सब बातें छोड़ो, तुम आओ यहाँ मेरे पास बैठो और मेरे साथ एक एक ड्रिंक लो। श्रद्धा ने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन प्रतीक ज़बरदस्ती करने लगा और उसने श्रद्धा को जैसे तैसे करके एक ड्रिंक पिला दी। श्रद्धा ने जैसे ही वो ड्रिंक पिया, श्रद्धा को अचानक चक्कर आने लगे। उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। थोड़ी ही देर में श्रद्धा बेहोश हो चुकी थी और श्रद्धा की नींद लगभग 8 घंटे बाद खुली। श्रद्धा की नींद जब खुली तो उसने देखा प्रतीक और वो दोनों एक ऐसी हालत में थे जिसको देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वहाँ क्या हुआ था। श्रद्धा अब रोने लगी। उसने प्रतीक से जानने की कोशिश की कि उनके बीच में क्या हुआ। प्रतीक ने कहा, वही हुआ जो तुम सबके साथ करती हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम जैसी लड़कियों का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें चेक करने के लिए तुम्हारे साथ ये चीज़ें की। और भी काफ़ी सारी गंदी गंदी बातें श्रद्धा और उसके कैरेक्टर को लेकर उसने की। श्रद्धा ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो कहीं ना कहीं अब प्रतीक का असली रूप समझ चुकी थी। श्रद्धा काफ़ी दुखी हो चुकी थी। उसके परिवार के संस्कार इस चीज़ के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे कि श्रद्धा ऐसा कुछ शादी के पहले करे। श्रद्धा भी खुद इस बात से टूट चुकी थी। श्रद्धा ने अब इन बातों से परेशान होकर तुरंत वहाँ से जाना ही सही समझा। श्रद्धा वहाँ से घर आ गई। उसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो किसी को भी ये बात बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो अपने घर पर झूठ बोल कर गई थी। और ऐसे ही श्रद्धा 2 से 3 दिन अपने कमरे में खुद को बंद करके रोती रही, पछताती रही। लेकिन कहते हैं ना, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वही बात श्रद्धा के साथ हो चुकी थी। श्रद्धा अब कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो इस चीज़ के लिए खुद को माफ़ भी नहीं कर पा रही थी। श्रद्धा ने आखिरकार वही फैसला लिया जो कि हर इज्जतदार लड़की शायद लेने का सोचती है, और श्रद्धा ने खुद को फांसी लगा ली। श्रद्धा की मौत हो गई। ये बात किसी के सामने आई ही नहीं कि श्रद्धा की मौत कैसे हुई और क्यों हुई। श्रद्धा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। श्रद्धा अब इस दुनिया से जा चुकी थी। अब प्रतीक ने श्रद्धा के बारे में बुरी बुरी बातें उसके परिवार के सामने भी बोलनी शुरू कर दी। उसने उसके परिवार के ऊपर गंदे गंदे लांछन लगाए। उसने कहा, तुम्हारी बेटी तो घटिया थी ही, इसीलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मर गई वो। ज़रूर प्यार किसी और से करती होगी या फिर पेट में किसी का पाप लिए घूम रही होगी। और भी ना जाने कितनी कितनी गंदी गंदी बातें। ऐसी बातें सुनकर कोई भी इज्जतदार परिवार जो करता, वो उन लोगों ने भी किया। उन्होंने प्रतीक के ऊपर केस किया, लेकिन प्रतीक अपने पैसे और पहुंच के दम पर उस केस से बाइज्जत बरी हो गया। प्रतीक वापस से अपनी उसी नॉर्मल लाइफ में लौट चुका था। प्रतीक तो अब श्रद्धा को भूल भी चुका था, लेकिन जिस परिवार ने अपनी इतनी प्यारी इकलौती बेटी खो दी थी, उस परिवार को इस हादसे से निकलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। प्रतीक के ऐसे गंदे गंदे बातों की वजह से उनको अब उस पूरे इलाके में सारे लोगों से काफ़ी बुरी बुरी बातें सुनने को मिल रही थी।
वैसे भी कहते हैं ना, अगर कोई लड़की बिना किसी रीज़न के भी ऐसा कोई स्टेप उठाती है तो ज़्यादातर लोग उसके बारे में बिना जाने, बिना सुने, बिना समझे सिर्फ गंदी बातें ही पहले करते हैं। कोई भी उसकी मानसिक हालत को समझने की कोशिश ही नहीं करता। ऐसा ही कुछ श्रद्धा और उसके परिवार के साथ भी हो रहा था। अब उसके परिवार ने आखिरकार वही फैसला लिया जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने उसी जगह पर खुद भी लटक कर दोनों माता पिता ने फांसी लगा ली और उसका पूरा परिवार एक झटके में सिर्फ एक गंदे घटिया इंसान की वजह से खत्म हो चुका था। अब प्रतीक इस बात को जान भी चुका था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था। और एक दिन प्रतीक की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा भी प्रतीक ने नहीं लगाया था। प्रतीक को हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ रहने और मज़े करने की आदत थी। प्रतीक वैसे ही अपने रोज़ की आदत की तरह आज एक लड़की लेकर होटल के उसी कमरे में पहुंचा जहां उसने श्रद्धा के साथ गलत हरकत की थी, क्योंकि वो अक्सर उसी जगह पर जाया करता था। प्रतीक उस लड़की के साथ मज़े कर ही रहा था कि तभी अचानक उस लड़की ने एक अजीब सी आवाज़ में हंसते हुए प्रतीक से कहा, मज़े कर रहे हो? मेरी याद नहीं आती? तुम मुझे भूल गए क्या? मैं तुम्हारी पत्नी थी ना? तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल गए? ये बात सुनते ही प्रतीक एक झटके से पीछे हट गया और चीखने चिल्लाने लगा, क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो? कौन हो तुम? और तुम मेरी पत्नी नहीं हो। इस पर वो लड़की जो कि बिस्तर पर थोड़ी देर पहले बेजान सी लेटी हुई थी, वो उठकर बैठ गई और अजीब सी आवाज़ में हंसते हुए प्रतीक से कहने लगी, मुझे पहचाना नहीं क्या तुमने? और प्रतीक की तरफ जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया, प्रतीक के होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, श्रद्धा थी। श्रद्धा को उस लड़की के अंदर देखकर प्रतीक के तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो इधर उधर भागने लगा। वो बार बार दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन वो दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक हो चुका था। और अब श्रद्धा ने सारी चीज़ें एक एक करके प्रतीक के सामने दोहराना शुरू किया। श्रद्धा ने उसे ये भी बताया कि उसके मरने के बाद उसने ये उम्मीद की थी कि शायद तुम्हें अफसोस हो, तुम इस बात के लिए परेशान हो, लेकिन मैंने तो यही देखा कि तुम्हें तो किसी बात का ना कोई अफसोस है और ना ही तुम अपनी गलती पर पछता रहे हो, बल्कि तुमने मेरे माता पिता को भी इस तरीके से मजबूर कर दिया कि उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। और तो और मेरे माता पिता के मरने के बाद भी तुमने उनके बारे में गंदी बातें कही, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को वही सज़ा मिले जो कि मुझे और मेरे परिवार को मिली, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं था। और श्रद्धा ने प्रतीक को हर तरफ दीवार में जोर जोर से पटकना, उठाकर ज़मीन पर पटकना शुरू किया। वो प्रतीक को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही थी जैसे शायद पुलिस की 3rd डिग्री भी नहीं होती होगी। और उसने प्रतीक को बुरी तरीके से घायल कर दिया। अब प्रतीक की ऐसी हालत नहीं थी कि वो उठकर खड़ा भी हो पाता। प्रतीक बार बार हाथ जोड़कर श्रद्धा से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन श्रद्धा ने यही कहा कि वो उसे माफ़ सिर्फ तभी करेगी जब वो अपना सारा जुर्म कबूल करेगा। ये गलत धंधे और उसने श्रद्धा के साथ, उसके परिवार के साथ क्या किया, उनकी मौत क्यों हुई, तभी वो उसे जीने का हक देगी, वरना
वो उसे और उसके पूरे परिवार को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मार देगी। अब प्रतीक डर चुका था। ज़्यादातर ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो वो किसी भी हालत में अपनी ज़िंदगी को खोना नहीं चाहते। आखिरकार प्रतीक मान गया और उसने ये सारी बातें पुलिस के सामने कन्फेस की। पुलिस ने सारी चीज़ें उसके खिलाफ दर्ज करके उसे जेल में डाल दिया। लेकिन श्रद्धा को इतने के बाद भी शांति कहाँ मिलने वाली थी। श्रद्धा ने उसका पीछा जेल के अंदर भी नहीं छोड़ा। अब वो प्रतीक को बार बार दिखती और बुरी तरीके से डराती। वो हर बार उसके शरीर पर नए नए जख्म बनाती और कई बार तो वो प्रतीक के शरीर के अंदर ही प्रवेश करके उसे खुद को घायल करने के लिए मजबूर किया करती। उसकी ऐसी हालत देखकर उसे कोर्ट ने कोई सज़ा नहीं सुनाई, बल्कि उसे मेंटल असाइलम भेजने की सज़ा दी गई और वो मेंटल असाइलम चला गया। लेकिन मेंटल असाइलम में भी उसे श्रद्धा से छुटकारा नहीं मिला। कहते हैं प्रतीक आज भी उसी मेंटल असाइलम में है और वो आज भी श्रद्धा के आगे बार बार गिड़गिड़ाता है कि वो उसे मार दे, वो उसे आज़ाद कर दे। लेकिन श्रद्धा उसे आज़ाद नहीं करना चाहती। वो तो अब इसी तरीके से प्रतीक के साथ रहना चाहती है। प्रतीक के परिवार को कोई सज़ा नहीं हुई, क्योंकि उसके परिवार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इन सारी चीज़ों में नहीं पाया गया। लेकिन उनके लिए भी ये बहुत दुख की बात थी, क्योंकि उनका बेटा इतना गंदा, इतनी घटिया सोच वाला इंसान हो सकता था, ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। और प्रतीक की बड़ी बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसकी शादी को कुछ साल बीत चुके थे, जिसको एक लड़का भी था, लेकिन ये सारी बातें सुनकर जानकर उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। आज प्रतीक की बहन घर पर बैठी हुई है। प्रतीक के परिवार का अंजाम ऐसा हुआ। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।